आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े वो अब तक सुधरे नहीं है और लगातार बिगड़ते इन हालातों में हिंदुओं पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में सवाल ये कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में कौन है और कौन उन कट्टरपंथी मौलानाओं और ताकत को सहारा दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। ये बड़ा अपडेट है बांग्लादेश से, जहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं और ऐसे में पाकिस्तान की नजदीकी की खबरें भी बांग्लादेश को लेकर रहकर सामने आ रही हैं। और इन सब के बीच ही एक ऐसा बयान जिससे हलचल बढ़ गई है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर भी। बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार में इजाफा ही हुआ है, यानी कि ये घटनाएं बढ़ी हैं। हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम वहां पर कट्टरपंथी कर रहे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों से नजदीकी बढ़ा रहा है चीन, ये भी अपडेट मिल रहा है। यानी कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं उनसे चीन की नजदीकी बढ़ रही है और यहाँ बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ माहौल बन रहा है। पाकिस्तान की शय पर कट्टरपंथियों का हौसला यहाँ काफी ज्यादा बुलंद नजर आ रहा है। ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान की शय पर और चीन की शय पर, यानी कि चीन भी सपोर्ट पूरी तरीके से कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, यहाँ खिलाफत लीडर यहाँ पर इस्लामिक स्टेट मांग रहे हैं, यानी कि जो मुखालफत करने वाले हैं वो इस्लामिक स्टेट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं के लिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम यहाँ कट्टरपंथी कर रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान और चीन दोनों का सपोर्ट हासिल है। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई इन सभी के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, इन घटनाओं में इजाफा देखा गया है। हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बेचैन करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम भी कट्टरपंथी कर रहे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों से नजदीकी चीन बढ़ाने का काम कर रहा है और बांग्लादेश के हम देख भी रहे हैं, चाहे वो रक्षा डील हो रही है या फिर पाकिस्तान से नजदीकी हो रही है, लगातार ये बांग्लादेश के अहित के लिए खबरें निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार में इजाफे के बाद हिंदू, बौद्ध और ईसाई इन सभी के खिलाफ घटनाएं बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा तो हिंदू शिकार हो रहे हैं और वहां जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं वो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और इन सभी हालातों के बीच में मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी बढ़ रही है। यानी वो कह रहे हैं कि क्यों ना यहाँ पर 90% जब मुसलमान हैं तो मुस्लिम राष्ट्र से घोषित कर दिया जाए। और आप देखिए वो कट्टरपंथी जो हाथों में हथियार लेकर, डंडे लेकर, लाठी लेकर हिंदुओं पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कट्टरपंथी वहां सीधे तौर पर नारा ये दे रहे हैं कि पकड़ो, काट डालो, मार डालो। ऐसे माहौल में जरा आप सोचिए कि हिंदुओं का रहना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के दुश्मन लगातार बढ़ रहे हैं और अब हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग और ज्यादा सुलगाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। यूनुस राज्य में आतंकियों का हौसला बुलंद है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान भी साथ दे रहा है इन घटनाओं में और चीन का भी साथ बना हुआ है। हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाना, हिंदू फैमिलीज के लोगों को टारगेट करना, उन्हें जख्मी करना या फिर मौत के घाट उतार देना, ये घटनाएं कुछ इस तरह से बढ़ गई हैं कि वहां हिंदुओं का सांस लेना भी मुश्किल नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये, हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे। मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से इन हालात पर कंट्रोल करने में फेल साबित हो रहे हैं। हिंदुओं पर हमलों का बढ़ जाना ये बड़ी चिंता की बात है और इस बीच कुछ अलग अलग संगठन हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हैं। ये कौन कौन से संगठन हैं जानिए। जमाते इस्लामी जो तख्ता पलट में भी एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आया था, खिलाफत मजलिस भी उसमें एक नाम आता है जो हिंदुओं के खिलाफ है और लगातार हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। हिज़्ब उत तहरीर ये भी एक ऐसा संगठन है जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है और पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी है वो भी हिंदुओं के खिलाफ है। इस्लामी ओइक्या जोथे ये भी पॉलिटिकल पार्टी, कुल मिलाकर ये करीब 5 संगठन ऐसे हैं जो हिंदुओं के खिलाफ लगातार माहौल बना रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ बने हुए इस माहौल में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है और सिर्फ हिंदू नहीं, अल्पसंख्यक के नाम पर जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, उन सभी के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और ये जो 5 संगठन हैं इनकी भूमिका बड़ी मानी जा रही है बांग्लादेश में हालातों के बिगड़ने में। इन सभी संगठनों को साथ मिल रहा है पाकिस्तान का और साथ ही साथ चीन का, यानी पाकिस्तान से मिलने वाला सपोर्ट और साथ ही साथ चीन से मिलने वाला सपोर्ट इन संगठनों की ताकत को बढ़ा रहा है और ये संगठन अपने इरादों में अब कामयाब नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में ये हालात पैदा करके, यानी कि हिंदुओं के खिलाफ ये माहौल बनाकर। और इन 5 संगठनों को लेकर अब जानकारी जो अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग भी इन संगठनों के जरिए हो रही है।
अब क्या है ये संगठन, एक एक करके जान लीजिए। जमाते इस्लामी आखिर है क्या? शुरुआत में अलग बांग्लादेश का विरोध किया था। शुरुआत में जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, तब से ये विरोध कर रहा है। बांग्लादेश में भारत को दुश्मन देश कहा जाता है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था भारत ने, और इसको लेकर जिस तरीके से बांग्लादेश अब तक ऋणी रहा, या पाकिस्तान से अलग होकर जब बांग्लादेश बना और बांग्लादेश भारत के रिश्ते अच्छे रहे, तो इन हालातों के बीच में जमाते इस्लामी और ऐसे कुछ संगठन जो लगातार आग लगाने का काम करते रहे। बांग्लादेश के बड़े नेता इस दौरान पाकिस्तान चले गए। लीडर गुलाम आजम की नागरिकता इस दौरान रद्द कर दी गई थी, और उसी के दौरान से यहाँ जमाते इस्लामी बांग्लादेश के हित में तो नहीं सोचता। 1978 में जमात ने पहली बार चुनाव में हिस्सा लिया। अब यहाँ जब चुनाव में हिस्सा लिया तो फिर 2001 के चुनाव में पार्टी ने 17 सीटें भी जीती थी। जिस तरीके से जमाते इस्लामी का इतिहास है, 2001 में 3 पार्टियों के साथ अलायंस भी इस पार्टी ने बनाया था। अब जमाते इस्लामी जिस स्पीड में आगे बढ़ा, या फिर जिन इरादों के साथ आगे बढ़ा, वो बांग्लादेश में आज नजर आ रहे हैं। 2001 में खालिदा जिया के नेतृत्व वाली सरकार में ये पार्टी शामिल भी रही। 2013 में जमात लीडर दिलवर हुसैन सईदी को मौत की सजा सुनाई गई, और अब वहां से भी कुछ विरोध बढ़ा। जमाते इस्लामी का स्टूडेंट विंग, इस्लामी छात्र शिविर प्रभावशाली माना जाता है। और आपको याद होगा, बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था तो जमाते इस्लामी का नाम आपने बार बार सुना था, और जमाते इस्लामी जो आज भी इस माहौल को खराब करने की कोशिश में बांग्लादेश में लगा हुआ है। इसको लेकर बात हम करेंगे, जो हालात आज के बने हुए हैं। मनन द्विवेदी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर जनरल माथुर, जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, हम देख रहे हैं कट्टरपंथी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ताकतें लगातार बढ़ रही हैं। इसमें पाकिस्तान का नजदीक होना और चीन का सपोर्ट होना, क्या ये सबसे बड़े रीजन है जो आज बांग्लादेश में इन हालातों को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा? रचना, बिल्कुल बिल्कुल सटीक आपका आकलन है। देखिए, आप पाकिस्तान का नजदीक होना कह रही हैं। मैं कहूंगा कि ये पूरा का पूरा खेल पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा रचा गया है। वो न केवल अभी शेख हसीना का आउस्टर भी जो था, उनको जब निकाला गया था, उसमें भी पाकिस्तान की आईएसआई का पूरा पूरा हाथ है। पाकिस्तान नहीं चाहता दो चीजें। एक, भारत के जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी राष्ट्र हैं वो तरक्की करें। वहां पर वो चाहता है, पाकिस्तान की इच्छा ये है कि किसी ना किसी प्रकार से भारत के तमाम जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें कोई ना कोई गड़बड़ी फैलाई जाए, ताकि अनस्टेबल उनको किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, वो पाकिस्तान का जो 1971 की हार का दर्द है, और जमाते इस्लामी वो जमात है जिसने 1971 में भी पाकिस्तान का साथ दिया था, और वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने, और वो उन्होंने बांग्लादेश की आजादी में उल्टा काम किया था, और आज वो राज करने के लिए तैयार हैं। तो ये बात आप मान लें रचना, कि ये 100%, 1% भी मैं कम नहीं कर रहा हूं, 100% पाकिस्तान की चाल है, 100% आईएसआई का इसमें हाथ है, और वो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं हिंदू का नहीं सवाल है, प्रश्न ये नहीं है। वहां हर माइनॉरिटी को खतरा है, क्योंकि वहां पर एक बहुत जबरदस्त रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस का पूरा माहौल बन गया है। तीसरी बात यह है कि हम कह रहे हैं कि वो मोहम्मद यूनिस इसको रोकने में नाकाम है। रोकने में नाकाम नहीं है, वो रोकना नहीं चाहते, उनके ऊपर दबाव है कि इसको रोके ना। नाकाम कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार की हिंसा, किसी पर एक परेशानी हो रही है, तो आपके पास सेना है, आपके पास पुलिस है, उससे काम करें, लेकिन वो करना चाहते नहीं है। पुलिस जो है, जो सेना है, वो भी चाहती है कि किसी ना किसी प्रकार से हिंदुओं को या माइनॉरिटीज को दबा करके उनको 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 कंट्रोल करके, और या तो उनको इस्लामिस्ट बना दिया जाए। इस्लामिस्ट कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग। तो ये तमाम चीजें आप देखें रचना, की इसका पूरा पूरा समर्थन जो है वो पाकिस्तान से है। अब प्रश्न चाइना, एक मिनट और, एक मिनट, आधा मिनट लूंगा। चाइना का अपना एजेंडा है। चाइना किसी का दोस्त नहीं है। आज आप देखेंगे कि चाइना ने पाकिस्तान को अपने वीजा फ्री कंट्री की लिस्ट से 17 तारीख को निकाल दिया। उनको कोई लेना देना नहीं है कि कौन कहां है, कौन क्या है। उनके अपना एजेंडा है, और उसको अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना है। उसमें बांग्लादेश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉग है, इसलिए वो बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। रचना, प्लीज। जिस तरीके से यहाँ
चीन अपनी चालबाजियां चल रहा है और अपनी ही चालबाजी में अपने मतलब के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता था। अब अगला नंबर बांग्लादेश का नजर आता है। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। हम जिन 5 संगठनों का जिक्र कर रहे थे जो बांग्लादेश में लगातार अपनी ताकतें बढ़ा रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उसमें आती है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी। अब इस पार्टी को लेकर क्या कुछ जानकारी है वो जल्दी से दर्शकों तक हम साझा कर दें, उसके बाद मैं फिर मनन द्विवेदी जी का रुख करूंगी। ये पार्टी जिस तरीके से 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और इसकी स्थापना होने के बाद ये आगे बढ़ी है। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है बीएनपी। जिस तरीके का अभी का माहौल है, जाहिर सी बात है इसमें पॉलिटिकल पार्टी अपना भी फायदा देखती हैं और लेने की कोशिश करती हैं। जियाउर रहमान बीएनपी के फाउंडर रहे हैं और ऐसे में ये पार्टी जब से इसकी स्थापना हुई 1981 तक जियाउर रहमान ने पार्टी को लीड भी किया। तब तक बांग्लादेश में पॉलिटिकल पार्टी मुख्य तौर पर उभरकर सामने आई। 30 मई 1981 को जब जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई, उसके बाद से 1979 में 300 सीटों वाली संसद की 207 सीटें इस पार्टी ने जीती। अब आप समझिए कि कितना बड़ा सपोर्ट ये रहा होगा। 1981, 1991, 1996 और 2001 में भी इस पार्टी को जीत मिली। 1991 में खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आए और उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। फिर उसके बाद में 2018 में खालिदा को 17 साल की जेल दे दी गई, वो फिर जेल भेज दी गई। 2018 की ये घटना है। 2019 में तारिक रहमान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने इनके जेल जाने के बाद, यानी कि खालिदा जिया के जेल जाने के बाद में तारिक को जिम्मेदारी दी गई। 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना होने से लेकर आज तक ये जो बातें हैं ये बांग्लादेश के लोगों की जुबान पर रहती हैं और आज की डेट में जब तख्ता पलट हो चुका है, शेख हसीना अपना पद छोड़ चुकी हैं, उसके बाद से खालिदा जिया और उनके समर्थकों की बड़ी यहाँ पर पकड़ देखी गई और बांग्लादेश के इन हालातों में अब ये सभी बातें दोहराई जाती हैं। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिस तरीके से 1981 तक जियाउर रहमान ने लीड किया, उसके बाद में एक और पार्टी जिसका मैंने जिक्र किया था उन 5 संगठनों में, इस्लामी ओइक्या जोते, 1990 में इसकी स्थापना हुई। ऐसे में इस्लामी ओइक्या जोते यानी कि इस्लामिक यूनिटी फ्रंट इसे कहा जाता है। ऐसे में ये बांग्लादेश की एक पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टियों का रोल है, तो उसमें ये भी पार्टी है जो कि हिंदुओं के खिलाफ आज माहौल को और ज़्यादा बनाने में, क्रिएट करने में यहाँ जिम्मेदार है। इस्लामी ओइक्या जोते के संस्थापक रहे हैं अजीजुल हक। इस्लामी ओइक्या जोते ने 1991 के चुनाव में हिस्सा भी लिया था और ऐसे में लोगों का बड़ा सपोर्ट भी यहाँ पर दिखाई दिया था। 2001 के विधानसभा चुनावों में बीएनपी से गठबंधन में भी ये पार्टी आई थी, यानी कि उस वक्त सरकार में भूमिका निभाई। 2017 जुलाई में इस्लामिक पार्टियों का नया गठबंधन एक बनाया गया, उसमें भी ये पार्टी लीड करती हुई नजर आई। 1990 में इस्लामी ओइक्या जोते की स्थापना, यानी कि 1990 से लेकर आज तक जिस तरीके से अलग अलग वक्त पर इस पार्टी का रोल रहा है, गठबंधन में भी रही है और आज के वक्त में जब बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं हिंदू को लेकर, बौद्ध को लेकर, ईसाइयों को लेकर, तो इन सभी पार्टियों का जिक्र हो रहा है, जिसमें 3 तो संगठन है ही कट्टरपंथी संगठन, लेकिन 2 इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी हैं जो आज के इस माहौल के लिए जिम्मेदार नजर आती हैं। मनन द्विवेदी जी, किसी देश में हालात जब बद से बदतर हो जाते हैं, जब वहां पर पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए माहौल को और ज्यादा बिगाड़े, और यहाँ बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही नजर भी आ रहा है। जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जिस बड़े आशा के साथ और होप के साथ मोहम्मद यूनुस इंटरिम सरकार जो बांग्लादेश की उसके एडवाइजर बने थे, वो आशा पूरी तरीके से रियलाइज नहीं हो पा रही है और जो पॉजिटिविटी और जो सेकुलरिज्म के तहत जो क्लैरियन कॉल दिया गया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और अगर हम शुरू से देखें तो हम पाएंगे कि बांग्लादेश और नेपाल 2 ऐसे राष्ट्र हैं और कुछ हद तक मालदीव भी दक्षिण एशिया में, कि वहां पर आईएसआई और पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसीज काफी एक्टिव हैं और भारत का जो भी मंसूबा होता है, जो हमारा नेशनल कंसर्न होता है, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसके अगेंस्ट ये लोग काम करते हैं। मैं आपको एक चीज रिपीट करूंगा जो पहले भी कहीं पर कह चुका हूं। एक बहुत ही इल्यूमिनेटिंग किताब आई थी आज से 20 साल पहले पीएन दर की, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के रह चुके हैं निदेशक, उसका नाम था फलक्रम ऑफ इविल। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो यहाँ पर बड़ी ही अच्छी तरीके से बताई जा सकती हैं। पहले ये कि आईएसआई का एक एजेंट था धोबी और वो हमारा कैंटोनमेंट है बंगाल में
मालदा नामक जगह है बंगाल में, वहां पर वो धोबी हमारी मिलिट्री यूनिफॉर्म्स को धोता था और प्रेस करता था, उनको इस्त्री करता था, और वो लगातार बांग्लादेश और मालदा जो कैंटोनमेंट है उसके बीच में ट्रेवल करता था बस से। एक बार वो गया बस में और उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, और उसका सूटकेस जो पाया गया उसमें भारत के नक्शे, भारत के मिसाइल फॉर्मेशंस कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ कितनी स्ट्रेंथ है ईस्टर्न सीबोर्ड पे, वो सब पाई गई। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि एक तरीके की एनार्की, पेंडेमोनियम और कंप्लीटली रूल ऑफ लॉ का हनन हो चुका है बांग्लादेश में, और ये कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। ये 1971 से 71 में भी था, और 1965 का जो इंडो पाकिस्तानी वॉर हुआ उस समय भी जो स्टेलमेट में ये वॉर एंड हुआ, जबकि हम तो भारतीय ये कहते हैं, समझते हैं कि भारत को विजयश्री ने चुना था 1965 में, पर कुछ एरियाज में स्टेलमेट भी हुआ था। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉपर्टी को एक तरीके से जब्त कर लिया था और हिंदुओं से छीन ली थी। तो ये 1971 से पहले का, जब से बांग्लादेश आजाद हुआ तब से ये डेवलपमेंट है, और पूरा प्रयत्न रहता है जिहादी इस्लामिक स्टेट का, चाइना का और पाकिस्तान का, कि उनको इंडिया के बैकग्राउंड में एक प्लेग्राउंड मिल जाए, और इसी के चलते ये सारी घटनाएं वहां पर हो रही हैं। क्योंकि बड़े आश्चर्य की बात है, बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश की वो एरिया है जहां पर ये हरे कृष्णा मूवमेंट पनपा, और वहीं के सेंट को पकड़ा गया सेडिशन के लिए कि उन्होंने सेफरन फ्लैग लहराया, ऐसा कहा गया। इंस्टेड ऑफ लहराने के लिए उन्होंने बांग्लादेशी फ्लैग नहीं लहराया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने सेकुलर सिम्बायोटिक इथोस के बाद भी जो टारगेटिंग की जा रही है वो जिहादी एलिमेंट्स की नहीं की जा रही, वो तो वहां डोमिनेट कर रहे हैं। और भारत के एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, विश्व के एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पे किया जा रहा है, जो अपनी डाइवर्सिटी और अपनी एक्लेक्टिक नेचर के लिए पिछले 25, 30, 40 वर्षों से जाना जाता है। तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे डीप जिहादी स्टेट और आईएसआई का हाथ है, जो कि भारत को एक तरीके से, जैसे चाइना की नीति होती थी कंटेनमेंट ऑफ इंडिया, और कंटेनमेंट, बड़ी बात तो ये है कि इन हालातों को ठीक करने की कोशिश भी नहीं हो रही है, या फिर ये कहिए कि मोहम्मद यूनुस इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। जिन 5 संगठनों का शुरुआत में हमने जिक्र किया, उनमें कुछ और संगठन हैं जिनको लेकर जानकारी दे दें, उसके बाद मैं सर का रुख करूंगी। खिलाफत मजलिस के बारे में हम बात कर रहे थे, जो उन 5 संगठनों में आता है जो कि आज हिंदुओं के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। अब खिलाफत मजलिस कैसे और कब इसकी स्थापना हुई, कैसे आगे बढ़ा, इसको लेकर एक एक जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। खिलाफत मजलिस के संस्थापक हैं अजीजुल हक, जिनके नेतृत्व में ही ये पूरा संगठन आगे बढ़ा। खिलाफत आंदोलन इस्लामी जुबो शिविर के विलय से इसकी स्थापना हुई और आज बांग्लादेश में इसे जाना जाता है। खिलाफत मजलिस 35 साल पुराना एक संगठन है जो अलग अलग विचारधाराओं के साथ में जुड़ा। बांग्लादेश में इस्लामी सिद्धांतों को लागू करना इसमें बड़ा मकसद रहा, यानी कि इस्लामी सिद्धांतों को लागू करने का बड़ा मकसद इस संगठन का है। कुरान सुन्नत की शिक्षाओं पर आधारित शासन लाना, यानी कि आप सोचिए कि सोच में ही ये सब कुछ है। कुरान और सुन्नत की जो बातें हैं वो यहाँ लागू करना। स्थापना के 3 साल बाद 1991 में पहली सीट इस संगठन को मिली थी। 1990 के दशक में राइटर तस्लीमा नसरीन के खिलाफ आंदोलन इस संगठन ने बाकायदा चलाया था, और यहाँ 1989 में खिलाफत मजलिस की स्थापना के बाद से ही इसे जाना जाता है अपनी कट्टरपंथी सोच के लिए, और जिस तरीके से इस्लामी सोच यहाँ पर ये थोपना चाहता है उसका असर बांग्लादेश में आज नजर आ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो आज माहौल है हिंदुओं के खिलाफ है, बौद्ध के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है, उसमें ये संगठन भी बड़ा आता है। खिलाफत आंदोलन इस्लामी जुबो शिविर के बाद से ही ये जो संगठन है ये आगे बढ़ता चला गया। साथ ही साथ एक और संगठन है जिसका यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है, वो है हिज़्ब उत तहरीर। ये भी संगठन उनमें आता है जो लगातार यहाँ बांग्लादेश में माहौल खराब करता है। 1953 में हिज़्ब उत तहरीर की स्थापना की गई। स्थापना तकी अल दीन अल नभानी ने यरूशलेम में इसकी की थी। अब ऐसे में इसकी स्थापना के बाद से जब आगे संगठन बढ़ा, हिज़्ब का मकसद खलीफा का राज वापस लाना यहाँ पर था। आप समझिए कि सोच में ही था कि खलीफा का राज वापस लाना है। हिज़्ब का नेटवर्क 50 से ज़्यादा देशों तक फैला हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेश में इसका अस्तित्व है, अलग अलग 50 देशों में
इसका प्रभाव है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, लेबनान है, तुर्की है, ब्रिटेन है, ये सभी ऐसे देश हैं जहां पर ये संगठन सक्रिय नजर आ रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं इन अलग अलग देशों में हिंदुओं के खिलाफ माहौल है। अगस्त में हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट में भी ये संगठन एक्टिव रहा था। भारत ने 2024 में ही हिज़्ब उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था उसकी विचारधारा के चलते। और ऐसे में जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसमें भी ये बड़ा रोल रहा। जो हालात अभी के बने हुए हैं, इन सभी हालातों के बीच में इन सभी अलग अलग संगठनों का नाम है और इन अलग अलग संगठनों के बीच जब बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं। अच्छा, अंतरिम सरकार किसी भी देश में तब बनती है जब स्मूथ ट्रांजिशन होना हो, यानी कि एक सरकार जाती है, मेजर जनरल माथुर सर, एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है और उसके लिए स्मूथ ट्रांजिशन का काम अंतरिम सरकार करती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने बस सारी बातों से ऐसे हाथ खड़े कर लिए हैं कि जो हो रहा है होने दो, जैसे उनकी सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल रचना, यही मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि जो मोहम्मद यूनुस के लिए हम कहते हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे का प्रश्न नहीं है, वो करना नहीं चाहते, वो दबाव में है। और उन्होंने जो इस्लामिक रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनको मेरे को लगता है पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है कि वो कुछ भी काम करें। जिस प्रकार से भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है उस देश में, जिस देश को भारत ने बनाया, उस देश में भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ एक है। चीन चाहता है कि यहां भारत विरोधी देश हो और पाकिस्तान तो 100% इसमें इन्वॉल्व है। तो ये मेरा मानना है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो इसी प्रकार काम करती रहेगी, मतलब काम नहीं करती रहेगी, लेट्स पुट इट एट दैट। और ये जब तक इसका उनका अपना पूरा मकसद सिद्ध नहीं हो जाएगा एथनिक क्लींजिंग का, माइनॉरिटीज की, और इसको बांग्लादेश को मुझे लगता है वो इस्लामिक स्टेट बना करके ही दम लेंगे, उसके पहले ये रुकने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखिए बांग्लादेश ने पिछले कुछ दिनों में अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज में थोड़ा सा इजाफा किया है। बांग्लादेश को ये समझ लेना चाहिए। अच्छा, आपने चूंकि मिलिट्री का जिक्र किया माथुर सर, मैं आपको रोक रही हूँ, बस एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को दे दूं, अपनी बात आप यहीं से आगे बढ़ाइएगा। बांग्लादेश से इस वक्त मिल रही है बहुत बड़ी खबर, जहां पर बांग्लादेश की परमाणु बम वाली गीदड़ भभकी भी सामने आई है। यहां साफ तौर पर कर्नल ओली ने कह दिया है कि हमारे पास परमाणु बम वाले मित्र राष्ट्र भी हैं और हम खुद भी परमाणु बम यहाँ इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से खिलवाड़ ना करें। कर्नल ओली अहमद जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि यहाँ से भी परमाणु बम दागे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने साथी राष्ट्र के साथ ही इस बात को लेकर बात कर रहे हैं या फिर उन पर डिपेंड हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी साहब अल्लाह से डरें। कर्नल ओली अहमद ने दिया है ये बड़ा बयान। कर्नल ओली अहमद बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ हैं, पूर्व मंत्री हैं, जातीय संसद के सदस्य हैं, बांग्लादेश के पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पूर्व नेता भी हैं और आज कह रहे हैं मोदी साहब आप अल्लाह से डरिए। माथुर सर, जिस तरीके से अभी के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं और इन सब के बीच में कर्नल ओली ने दे दिया है ये बड़ा बयान और कह रहे हैं कि परमाणु बम यहाँ से भी दागे जा सकते हैं। बांग्लादेश में ऐसे हालात जिन्हें खुद डरना चाहिए और कह रहे हैं मोदी साहब डरे। हाँ, देखिए मैं उनको भी बता देना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार का तो कोई रिएक्शन ही नहीं आया। भारत सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, कह ही नहीं रही है कि हमें काम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वहां पे माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनको बंद किया जाए। जो न केवल हम कह रहे हैं, अमेरिका भी कह रहा है, आधी दुनिया कह रही है। तो ये जो बातें उनकी हो रही हैं वो उन्होंने अपने आप इस बात को गढ़ लिया है कि जिस प्रकार से हम हरकतें कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं अंत एक मिलिट्री एक्शन में हो सकता है और इसलिए वो धमकी देना चाह रहे हैं। और इसीलिए पिछले इतने दिन में बांग्लादेश की तरफ से खबरें सामने आ रही थी कि वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। 10 सेकंड में बोल दीजिए सर, वाइंड अप करना है। हाँ, अच्छा, न्यूक्लियर का जो होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता है कि जब न्यूक्लियर एसिमेट्री होती है तब आपको इस तरह की बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी के ऊपर डिपेंड, चाइना और पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करके, और इस प्रकार का मुझे लगता नहीं है कि वो देना चाहिए और बहुत इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। बिल्कुल, और ये लगातार बांग्लादेश कर रहा है। मेजर जनरल माथुर, मनन द्विवेदी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। बांग्लादेश में जो हालात बिगड़ रहे हैं,
सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ मोहम्मद यूनुस जिन्हें दी गई थी बड़ी जिम्मेदारी, वो इस तरफ इंटरेस्ट भी दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे कि वहां इन घटनाओं को रोका जाना चाहिए भी या फिर नहीं। हाँ, दिखावे के लिए जरूर कह दिया जाता है कि भारत से अच्छे संबंध चाहिए, लेकिन कर्नल ओली कह रहे हैं कि परमाणु बम यहां से भी दागे जा सकते हैं। मतलब आप समझिए कि कैसे आप बांग्लादेश आंखें तरे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।